इमेजिन करिए आप कहीं जाते हैं और आप देखते हैं कि दो लोगों ने मिलकर एक तीसरे आदमी पर हमला किया, जिस वजह से उस आदमी की डेथ हो जाती है। और अगले दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि उनमें से एक आदमी को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है और दूसरे आदमी को 5 साल की सज़ा मिलती है, जबकि मर्डर में दोनों का बराबर का हाथ था। तब आप ज़रूर सोचेंगे कि उन दोनों आदमियों को अलग अलग सज़ा क्यों। तो इसी तरह के मैटर्स के लिए हमारे देश में पहले से एक यूसीसी है, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड। यानी क्राइम किसी ने भी किया हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन या कास्ट से बिलोंग करता हो, उसे सज़ा उतनी ही दी जाएगी जितनी हमारे लॉ में दी गई है। ये तो था क्रिमिनल कोड, जो कि क्रिमिनल मैटर्स में यूनिफॉर्मिटी लाता है। इसी के जैसा एक और कोड है जो कि सिविल मैटर्स से डील करता है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हालांकि ये अभी इंडिया में लागू नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड रिसेंटली डिबेट एंड डिस्कशंस का मुद्दा बना हुआ है, जिसमें कुछ इसके सपोर्ट में है और कुछ ओपोज में। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जैक्टली है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में दिया गया है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी सभी के लिए एक यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ लाने की बात करता है। इन पर्सनल लॉज में वेरियस मैटर्स आते हैं, जैसे मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन और भी बहुत कुछ। अब हमारे देश में ये पर्सनल लॉज रिलीजन टू रिलीजन वेरी करते हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। हमारा प्यारा भारत, जिसमें लगभग 110 करोड़ हिंदूज़, 20 करोड़ मुस्लिम्स, 4 करोड़ क्रिश्चियंस, 3 करोड़ सिख हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इन पर्सनल लॉज को कोडिफाई करे, उसे लाना कितना कॉम्प्लेक्स होने वाला है। चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को कॉलोनाइज़ कर रही थी, तो 1772 में उन्होंने इंडिया में कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए, जिसमें धीरे धीरे उन्होंने अपने कंट्रोल्ड एरियाज़ में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। पर उन्होंने इंडिया जैसी डाइवर्स पॉपुलेशन के सिविल पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करना सही नहीं समझा। लेकिन फिर भी कुछ सोशल रिफॉर्मर्स की वजह से इन पर्सनल लॉज को कॉडिफाई किया गया। जैसे 1829 में राजा राम मोहन रॉय की बदौलत अबॉलिशन ऑफ सती लाया गया, जो कि हिंदूज़ में मेनली क्षत्रिय क्लास के लोग फॉलो करते थे। 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। 1891 में पारसी रिफॉर्मर BM मालाबारी की बदौलत एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया। इसी तरह मुस्लिम्स के लॉ को भी कोडिफाई किया गया, जो कि शरिया लॉ पर बेस्ड थे। ब्रिटिशर्स के द्वारा और भी कई लॉज बनाए गए ताकि इंडिया के सिविल मैटर्स में यूनिफॉर्मिटी आ पाए, क्योंकि ये तो ऑब्वियस था कि हज़ारों सालों की चलती आ रही प्रथा को एक झटके में ख़त्म करना पॉसिबल नहीं था। और फिर इंडिपेंडेंस के टाइम जब हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई डिबेट्स हुई, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे कि UCC को ऑप्शनल कर दिया जाए। कुछ कहते थे कि UCC को फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होना चाहिए और कुछ इसे ओपोज करते थे। और फिर फाइनली 5:4 की मेजॉरिटी से UCC को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 44 में रखा गया। तो अब हम समझेंगे कि वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ कि इंडिया के जो प्रेजेंट पर्सनल लॉज हैं वो कितने अलग हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैरिज एंड डिवोर्स के केसेस में। अकॉर्डिंग टू IPC सेक्शन 494, चाहे वो मेल हो या फीमेल, अपने लिविंग स्पाउस के होते हुए बिना डिवोर्स लिए दूसरी शादी करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है कि मुस्लिम आदमी अपने लिविंग स्पाउस के होते हुए भी बिना डिवोर्स लिए और 3 शादियाँ कर सकता है। तो आप ही सोचिए, अगर इसमें यूनिफॉर्मिटी लानी है तो प्रोग्रेसिव टर्म्स में एक ही शादी अलाउ होनी चाहिए। अब मैरिज और डिवोर्स के केसेस में हिंदू लॉज भी बटे हुए हैं। चलिए मैं इसमें आपको एक राजस्थान के कपल की एग्जांपल देता हूँ। उस कपल में जो हस्बैंड था वो अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहता था, तो जब उसने डिवोर्स फाइल किया तो ट्रायल कोर्ट ने डिवोर्स देने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी वाइफ का कहना था कि वो मीना कम्युनिटी से बिलोंग करती है, जिसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया है, और उन्होंने ट्राइब्स के रीति रिवाज से शादी की थी और ट्राइबल लॉज में डिवोर्स की प्रथा नहीं है, तो वो डिवोर्स नहीं ले सकती।
और वहीं हस्बैंड का कहना था कि उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी की थी, तो उसे डिवोर्स लेने का हक है। लेकिन कई सारी आर्ग्यूमेंट्स के बाद ट्रायल कोर्ट ने लड़की के फेवर में डिसीजन दिया। और इसी तरह से मुस्लिम्स के भी पर्सनल लॉ शिया और सुन्नी में बटे हुए हैं। अब इस एग्जाम्पल से आप मैरिज और डिवोर्स के प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ ही पा रहे होंगे। दूसरा, अगर हम इनहेरिटेंस के लॉज को देखें तो जो प्रॉपर्टी और दूसरे एसेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होते हैं उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस के मामले में हिंदू वुमन प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर इनहेरिट करती है और वहीं मुस्लिम वुमन आधे से कम शेयर ही इनहेरिट कर सकती है। इसी के साथ मुस्लिम वुमन बाकी वुमन की तरह डिवोर्स के बाद लंबे समय तक मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। इसी पॉइंट पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क केस है शाह बानो बेगम केस। इस केस में शाह बानो को 40 साल की शादी और 5 बच्चों के बाद तलाक दिया गया था और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं थी। पर हमारे देश में एक प्रोविज़न है सीआरपीसी का सेक्शन 125 यानी राइट टू मेंटेनेंस। तो शाह बानो ने इस प्रोविज़न के बेसिस पे मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए केस फाइल किया था, पर उनके पति ने मेंटेनेंस देने से साफ मना कर दिया। तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि इवन मुस्लिम वुमेन्स के पास भी मेंटेनेंस क्लेम करने का हक है और यूसीसी के फेवर में भी बात की। पर तब की गवर्नमेंट ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट पास करके इस लैंडमार्क जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया था। तो अब इतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव जजमेंट को ओवरटर्न करने का क्या रीज़न हो सकता है, आप समझ ही सकते हैं। पर यूसीसी क्या बस हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉज की डिबेट है? तो इसका जवाब है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पारसी लड़की किसी नॉन पारसी लड़के से शादी करती है तो वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के राइट को लूज़ कर देगी। सिमिलरली, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट 1869, अगर हस्बैंड किसी अनदर वुमन के साथ नाजायज़ संबंध बनाता है तो उसकी वाइफ उस बेसिस पे डिवोर्स नहीं ले सकती। पर अगर वाइफ ऐसा करती है तो हस्बैंड सिंपली डिवोर्स ले सकता है। सवाल ये है कि अगर इतने सारे पर्सनल लॉज हैं जो केसेस को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और मोस्टली वुमेन्स के लिए प्रोग्रेसिव भी नहीं है, तो इनको अब तक मॉडिफाई या फिर रिमूव क्यों नहीं किया गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की पावर पार्लियामेंट के पास ही है। इसलिए हमेशा से ही बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने का प्रॉमिस किया गया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 3 बड़े मुद्दे थे। एक, अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370, दूसरा राम मंदिर और तीसरा यूसीसी। पर उन दोनों केसेस में एक बनाना था और एक हटाना था, और इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना इजी टास्क नहीं होने वाला। कुछ लोगों का कहना है कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 के प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करना है तो यूसीसी बाय फोर्स ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी अपने पर्सनल लॉज को इतना ईजिली गिव अप नहीं करने वाली। फॉर एग्जांपल, अनटचेबिलिटी को इलीगल किया गया था, तब अगर गवर्नमेंट सबको जाके पूछती कि भाई हम अनटचेबिलिटी हटा रहे हैं, आपके रिलीजन को ठेस तो नहीं पहुंच रही, तो इमेजिन करिए क्या अनटचेबिलिटी कभी हट पाती? और वहीं कुछ का मानना है कि यूसीसी का मुद्दा डीपीएसपी के शब्दों को साकार करना है ही नहीं, बल्कि इंडिविजुअल राइट्स का है। और इंडिविजुअल राइट्स में भी जेंडर इक्वालिटी का है, क्योंकि 99% ऑफ द पर्सनल लॉज, चाहे वो हिंदू के हों या फिर मुस्लिम के, वो वुमेन के राइट्स को डिग्रेड ही करते आ रहे हैं। तो यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन से इंडीड वुमेन एम्पावरमेंट प्रमोट होगी। साथ ही यूनिफॉर्म लॉज के होने से लीगल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिड्यूस किया जा सकता है। इससे हर एक इंडिविजुअल के लिए उसके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना आसान हो जाएगा। यूसीसी के आने से सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। जो लोग यूसीसी को अपोज कर रहे हैं उनकी आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को गवर्नमेंट छीन नहीं सकती। रिसेंटली इंडिया की 22nd लॉ कमीशन ने यूसीसी को लेकर पब्लिक और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के व्यूज़ मांगे, पर इसके पहली वाली लॉ कमीशन यानी 21st लॉ कमीशन ने 2018 में यूसीसी को एग्जामिन किया था, तो उसने यूसीसी को नाइदर नेसेसरी नॉर डिज़ायरेबल कहा था। अकॉर्डिंग टू 21st लॉ कमीशन, हमें सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट देते हुए एक रिलीजन को दूसरे पे इम्पोज नहीं करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि प्रोग्रेसिव टर्म्स में पर्सनल लॉज में चेंजेस किए जाएं और ये इंश्योर किया जाए कि पर्सनल लॉज फंडामेंटल राइट से कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। अगर आसान भाषा में कहा जाए, इन पर्सनल लॉज में जितनी भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं उन्हें हटा के प्रोग्रेसिव नेचर की चीज़ें ऐड की जाएं, ताकि प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएं और डाइवर्सिटी भी खतरे में ना आए। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली शायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अबॉलिश किया था, ये कहते हुए कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉज का इंटीग्रल पार्ट नहीं है।
अगर हम इन सारी बातों को समराइज़ करें तो यूसीसी के इम्प्लीमेंट होने से कुछ प्रोज़ और कुछ कॉन्स सामने निकल कर आते हैं। प्रोज़ की बात करें तो जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगी, सेकुलरिज्म प्रमोट होगा, लॉज में सिंप्लीफिकेशन और क्लैरिटी आएगी और इक्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी आएगी। वहीं अगर कॉन्स देखे जाएं तो कल्चरल डाइवर्सिटी और यूनिक कस्टम्स ख़त्म हो जाएंगे, रिलीजियस कम्युनिटी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे, कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और यूसीसी एक बहुत पॉलिटिकल सेंसिटिव मुद्दा है, तो गवर्नमेंट को फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे। अब यूसीसी पर आप सबके क्या व्यूज़ हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।